एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हमने लास्ट क्लास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में जाना कि ये तो मेडिसिन है। जहां पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती ना, वहां ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा होता है। ये मेडिसिन की तरह काम करता है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करी, एग्जैक्ट नहीं आ रही, अब क्या करें? अरे कोई बात नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसको एग्जैक्ट बना देता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर ली है। ये थर्ड क्लास है, इसकी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इजीली देख सकते हो, आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। हमने कहा था कि 4 रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर चूज कर सकते हैं। कौन सी मेडिसिन देनी है, कैसी सिचुएशन पे देनी है, इसके लिए 4 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल लास्ट क्लास में कर लिया, आज बारी है सेकंड रूल की। फर्स्ट रूल हमने लास्ट क्लास में किया था, याद है ना? कौन से वाला रूल कि कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x अपॉन n, ये फंक्शन ऑफ x ओनली होना चाहिए। इससे उल्टा करो तो फंक्शन ऑफ y ओनली होना चाहिए। ये कल की क्लास में कर लिया, आज रूल नंबर 2 करेंगे। ध्यान से समझना, ये 3 से 4 मिनट अच्छे से समझ लिया, सुपर डुपर इजी लगने वाला है। बहुत इजी चैप्टर है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। करें स्टार्ट। रूल नंबर 2 क्या कहते हैं? मान लो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास आई, मुझे पता लग गया, मैंने क्या किया, कर्ल m बाय कर्ल y कर्ल n बाय कर्ल x चेक किया, कर्ल m बाय कर्ल y ये कर्ल n बाय कर्ल x चेक किया, ये इक्वल नहीं आए, ये इक्वल नहीं आए, एग्जैक्ट नहीं आए। अगर ये इक्वल नहीं आए मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। फिर अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, मेडिसिन देनी पड़ती है ताकि ये एग्जैक्ट बन जाए। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए रूल नंबर 2 क्या है? हो सकता है जो आपकी ये m है, ये n है, ये होमोजीनियस बना रहे हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। रूल नंबर 2 इज, अगर आपको ऐसा मिलता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, फिर एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लो, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या वो होमोजीनियस तो नहीं है? अगर होमोजीनियस आपको चेक करना नहीं आता ना, डोंट वरी, क्वेश्चन में मैं बताऊंगी, पर पहले एक ओवरव्यू समझ लो। क्या चेक करेंगे? क्या वो होमोजीनियस तो नहीं है? अगर वो होमोजीनियस हुई ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन mx प्लस ny, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अगर हमारी जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 होमोजीनियस हुई तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट क्या उठा लेंगे, 1 अपॉन mx प्लस ny। बस एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया ना, बाकी सब सेम चलेगा जैसे लास्ट क्लास में किया था। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, स्टेप नंबर 4 था कि मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 1 से। किससे करो? इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। उसमें हम दोबारा चेक करते थे, हमारा एग्जैक्ट आ जाता था। मैं एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ, क्वेश्चन में एक एक स्टेप दोबारा बताऊंगी, एक एक चीज अच्छे से दोबारा क्लियर करूंगी, पर क्योंकि लास्ट क्लास में अच्छे से चीजें कर चुके हैं तो मैं एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ। जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को। ये इक्वेशन 1 होती है हमारी स्टार्टिंग वाली। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमारी एग्जैक्ट आता है, फिर जो नई इक्वेशन बनती है ना वो एग्जैक्ट होती है, हम चेक करके दिखाते हैं। तो स्टेप नंबर 5 में जैसे ही एग्जैक्ट हुआ वहां फिर हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। जैसे ही एग्जैक्ट हुआ वहां हम सिर्फ सोल्यूशन निकाल लेते हैं। कल वाला सेम स्टेप्स, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का वे अलग है। कल हम रूल चेक कर रहे थे, आज सिर्फ होमोजीनियस चेक करेंगे। कल हम ये चेक कर रहे थे ना कि फंक्शन ऑफ x आ रहा है, फंक्शन ऑफ y ओनली आ रहा है, कल की क्लास में ये चेक कर रहे थे। आज क्या चेक करेंगे? जैसे ही एग्जैक्ट नहीं मिले डिफरेंशियल इक्वेशन, मेडिसिन लेने भागेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? एक बार चेक कर लो,
ये होमोजीनियस तो नहीं है। अगर होमोजीनियस हुई तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। बाकी स्टेप्स कल की क्लास वाले ही हैं सेम। मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप सीरियल ऑर्डर में ये देख रहे हो सारे पार्ट्स, चैप्टर सुपर डुपर इजी लगेगा। ट्रस्ट मी, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस कर रहे हो, सीरियल ऑर्डर में पार्ट्स देख रहे हो, इजी है चैप्टर। क्लियर होगी ये चीज। एक चीज और, अभी क्वेश्चन करेंगे ना और क्लैरिटी होगी, डोंट वरी। एक चीज और, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम ये लिख रहे हो, ये बात चेक कर लेना, mx प्लस एन वाई जीरो नहीं होना चाहिए। mx प्लस एन वाई जीरो नहीं होना चाहिए। ये होमोजीनियस होनी चाहिए, ये नीचे वाली चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही ले सकते हो। होमोजीनियस अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले सकते हो, पर ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो हमेशा खतरनाक होता है। डिनोमिनेटर जीरो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx प्लस एन वाई ले सकते हो, पर याद रखना कभी भी ये जीरो नहीं होना चाहिए। mx प्लस एन वाई कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। होमोजीनियस मिल गया, ये जीरो नहीं आया, तो आप ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर उठा सकते हो। कैसे सारे स्टेप बाय स्टेप चलना है क्वेश्चन में बताती हूँ। करें फिर क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए भी देखो, बहुत सुपर इजी, ध्यान से देखना, एक एक चीज अच्छे से क्लियर होगी। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, एक्स क्यूब वाई क्यूब डी वाई। सिर्फ सॉल्व लिखा है, कहीं एग्जैक्ट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मुझे पता लग रहा है dx से पहले xy वाले फंक्शन है, dy से पहले xy वाले फंक्शन है, तो ये mdx ndy फॉर्म बन सकती है। mdx ndy फॉर्म बन सकती है क्योंकि dx से पहले भी यही है, dy से पहले भी यही। अभी तक सिर्फ देख रहे हो, नहीं नोटबुक उठाओ, पास में पड़ी है, जल्दी से नोटबुक पेन उठाओ और मेरे साथ साथ क्वेश्चन शुरू करो। मेरे साथ साथ आप कर सकते हो, आप 2 क्लासेस एग्जैक्ट की देख चुके हो, मेरे साथ साथ सच में आपके आंसर्स आएंगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा। चलो भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नोट करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल्स टू 0। पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं, बीच में प्लस होना चाहिए, एकदम केयरफुल, बीच में प्लस होना चाहिए। तो मैं प्लस बना रही हूं, कैसे, ये माइनस अंदर एडजस्ट करके, कैसे, ये माइनस अंदर एडजस्ट करके। लो जी, बन गई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म। नाउ लिखेंगे कंपेयरिंग, कंपेयर किसके साथ करते हैं, दैट इज विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। एक एक लाइन प्रॉपर आप एग्जाम में एज इट इज चीजें लिख सकते हो। m की जगह क्या है, dx के साथ क्या होता है m की जगह क्या है, एक्स क्यूब वाई। n की जगह क्या है, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जैसे ही mn मिल जाते हैं, स्टेप नंबर 1 खत्म हो जाता है। जैसे ही mn मिल जाते हैं, स्टेप नंबर 1 खत्म हो जाता है। हम यही करते आ रहे हैं पिछली 2 क्लासेस में, आज भी अभी भी यही कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 यही रहता है। स्टेप नंबर 2 मेरे को बताओ, पार्शियल डेरिवेटिव्स। स्टेप नंबर 2 बताओ, एक बार mn मिल जाए, पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने होते हैं। कर्ल m बाय कर्ल y, कर्ल m बाय कर्ल y, सिर्फ y के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव। एक्स क्यूब एज इट इज, y का 1, ये तो कांस्टेंट है ना, एक्स क्यूब एज इट इज, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, एक्स क्यूब इंटू 1 एक्स क्यूब। कर्ल n बाय कर्ल, यहाँ पे क्या आएगा, x, इसका क्या आएगा, माइनस 3x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 आगे 1 पावर कम। इसमें x है नहीं इस टर्म में, इसका डेरिवेटिव 0। इस टर्म में x तो नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म हुई, इसका डेरिवेटिव 0। कर्ल m बाय कर्ल y क्या आ रहा है, एक्स क्यूब। कर्ल n बाय कर्ल x क्या आ रहा है, माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ एक्स क्यूब नहीं एक्स स्क्वायर था। एक सेकेंड, क्वेश्चन में मैंने एक जगह यहाँ पे करा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मैं कहूँ कुछ गड़बड़ लग रही है। ध्यान से आपने सही किया होगा ना, आप भूल रहे होगे, मैम ध्यान से देखो, सुन लिया मैंने। ये m क्या आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई। तो कर्ल m बाय कर्ल y क्या आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर। आप देखो, कर्ल m बाय कर्ल y कर्ल n बाय कर्ल x की इक्वल नहीं आ रहा। कर्ल m बाय कर्ल y कर्ल n बाय
कर्ल x के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। कौन सी वाली? जो ये mdx प्लस ndy फॉर्म लिखी थी हमने, ये mdx प्लस ndy फॉर्म बनाई थी ना प्यारी सी, इसको 1 देते हैं। ये वाली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं आए। इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं आए ना, इट मींस इक्वेशन नंबर 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। स्टेप नंबर 2 यहीं खत्म हो गया। स्टेप नंबर 2 का काम यही है, चेक करना एग्जैक्ट है या नहीं। एग्जैक्ट होता है तो सोल्यूशन निकाल लो, एग्जैक्ट नहीं होता तो दवाई ढूंढने निकल पड़ो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर दवाई है इसकी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ना मिले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेडिसिन है उसकी। अब स्टेप नंबर 3 में हम मेडिसिन ढूंढने निकलेंगे, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ध्यान से एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करें, क्या ये होमोजीनियस है? चेक करो, क्या ये होमोजीनियस है? ये देखो, ये xy है ना, टोटल पावर कितनी है? 3। ये xy है, टोटल पावर इसकी 2 इसकी 1, 3 कंबाइन पावर देखते हैं, टोटल 3 पावर है। इसमें देखो, इसमें x की पावर कितनी है? 3, इसमें y की पावर कितनी है? 3। जहां जहां वेरिएबल्स हैं वहां पे कंप्लीट पावर 3 बन रही है, यहां पे भी कंप्लीट पावर। मिला के बात करते हैं, इसकी 2 इसकी 1, 2 + 1 टोटल 3 होगी। पावर्स हमेशा ऐड करके मिलती हैं। ये एक टर्म थी जिसमें वेरिएबल्स हैं, उनकी मिला के पावर 3 है। ये एक वेरिएबल है जिसमें मिला के पावर 3 है, ये एक वेरिएबल है जिसमें मिला के पावर 3 है, सबकी पावर सेम आ रही है मिला के, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ये क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो मेरे माइंड में चल रहा है मैं ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ट्राई कर लूं। मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ट्राई कर लूं। तो पहले मैं mx प्लस ny निकालती हूँ, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मुझे पता है 1/mx प्लस ny है, पर पहले mx प्लस ny निकाल के देख लेती हूँ। जीरो तो नहीं आ रहा ना, जीरो तो नहीं आ रहा ना, पहले mx प्लस ny निकाल लेती हूँ। m इज x स्क्वायर y, m इज x स्क्वायर y इंटू x प्लस n क्या है? -x³ माइनस y³ इंटू y। ये क्या बनेगा? x³ y माइनस x³ y माइनस y की पावर 4। मैंने ये y अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस। x³ y प्लस का x³ y माइनस का कैंसिल हो गया, x³ y प्लस का x³ y माइनस का कैंसिल हो गया। वी आर लेफ्ट विद माइनस y की पावर 4, वी आर लेफ्ट विद माइनस y की पावर 4। इस mx प्लस ny का आंसर ये बना है। ये जीरो तो नहीं आया ना, ये जीरो तो नहीं आया ना, सो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले सकती हूँ 1/mx प्लस ny, दैट इज 1/y4। ये माइनस था, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे, मैं ऊपर लिख रही हूँ। डिवाइड में माइनस होना, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे, मैंने ऊपर लिख दिया। सो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ये हमारी यहाँ पे मेडिसिन बनी है। क्या मेडिसिन बनी? -1/y की पावर 4। दिस इज द मेडिसिन। अगर आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो आप 1/mx प्लस ny से दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो। तो पहले mx प्लस ny देख लो, क्योंकि वो जीरो तो नहीं है। नहीं, जीरो नहीं आया, इसको तो प्यारा सा आंसर आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/this, प्यारा सा आंसर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज -1/y की पावर 4। बताओ कोई दिक्कत नहीं। स्टेप नंबर 3 हो गए यहाँ पे। स्टेप नंबर 4, दैट इज स्टेप नंबर 4। इस क्वेश्चन के एंड में मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, इसके सोल्यूशन तक जरूर रुकना। ये सोल्यूशन, ये नहीं मैम यही तो नया स्टेप था, इसके सोल्यूशन तक रुको। उसके बाद मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सच में अगर 2 बार बोल रही हूँ ना इंपॉर्टेंट तो वो है, पहले इसका क्वेश्चन पूरा होने दो, फिर वो इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूंगी। स्टेप नंबर 4, एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाए, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। एक बार दवाई मिल गई, दवाई देनी भी तो है इसको, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद किसके साथ? -1/y की पावर 4।
क्या है वहां पे, ध्यान से, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स पहले ही लिखा है, -1/y⁴ दे रही हूं। आगे देखो, प्लस -x³ -y³ dy पहले ही लिखा है, यहां पर -1/y⁴ इज इक्वल्स टू 0। मैंने यहां पे इसको -1/y/4 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। अंदर ले जाओ, दैट विल बी x²y³, एक y कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक y कैंसिल हो जाएगा, दैट इज dx। यहां पे ले आओ, दैट विल बी, यहां पे आ जाएगा, ध्यान से, प्लस ये माइनस अंदर जा रहा है, x³ प्लस 1/y dy इक्वल्स टू 0। जो जो y कैंसिल हो रहे थे मैंने कर दिए, ये माइनस वाला अंदर जाएगा, प्लस बन जाएगा, x³ ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, y³ था, y कैंसिल हो गए, एक y बचा। ये मेरी सेकेंड डिफरेंशियल, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ये मेरी नई वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है जिसको मैंने मेडिसिन दे दी, जिसको मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे दिया। अब ये फटाफट से नोट करते हैं, ये मेडिसिन देने के बाद एग्जैक्ट होनी चाहिए, मेडिसिन देने के बाद ये एग्जैक्ट होनी चाहिए, ये हमें शो करना होता है कि अब चेक कर लो कर्ल m बाय कर्ल y, अब सारी चीजें चेक कर लो, अब सब परफेक्ट आएगा, दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल आएंगे। मैं नोट कर लूं, -x²y³, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट वाला, दैट इज x³ प्लस 1/y, यही है हमारी लास्ट इक्वेशन। जब भी नेक्स्ट पेज पे आते हैं, मेक श्योर आप क्रॉस चेक करो, पेपर में भी मेक श्योर आप चेक करो, -x²y³ x³ प्लस, बिल्कुल सही है। चलिए भाई, जब नई इक्वेशन बन जाती है ना, तब दोबारा से mn निकलते हैं। m क्या है, -x²y³। हमने मेडिसिन दी है, पर ये भी तो दिखाना है कि मेडिसिन बिल्कुल ठीक है। अब चेक कर लो, अब ये एग्जैक्ट बनेगी। तो पहले जब स्टेप नंबर 3 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, स्टेप नंबर 4 में इक्वेशन से तो मल्टीप्लाई करते ही करते हैं, उस इक्वेशन को एग्जैक्ट भी शो करना होता है, नई वाली इक्वेशन को एग्जैक्ट भी शो करना होता है। देखो, कर्ल m बाय कर्ल y -x² कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, y⁻³ ना, अगर ये ऊपर जाएगा इसका मतलब क्या है, y⁻³ आगे एक पावर कम। जब भी डेरिवेटिव लेना हो, पावर्स ऊपर हो तो इजी रहता है। मैं इसको ऊपर ले गई कि ये y⁻³ है, पावर आगे आई, एक पावर कम हुई, यहाँ पावर कम हुई, -4 बन गया, तो ये 3x² 3x² ऐसे कर्ल n बाय दैट इज कर्ल x निकालेंगे। ये x³ है, दैट विल बी 3x² कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 3x² कांस्टेंट एज इट इज। ये 1/y x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव हो रहा है, 1/y का 0। देखो दोनों का सेम है, मतलब हमने ठीक दवाई दी है, हमने बिल्कुल सही दवाई दी है। दिस इज द, तो आप इसके बाद लिखोगे कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x। दिस इंप्लाइज इक्वेशन नंबर 2 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिली इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये एग्जैक्ट है, हमने सही दवाई दे दी, बिल्कुल सही मेडिसिन दी है। लास्ट स्टेप जैसे ही मिल जाए, दैट इज क्या कि ये तो एग्जैक्ट है, गो फॉर सोल्यूशन। क्या है सोल्यूशन, mdx प्लस, जल्दी से बताओ, ndy इज इक्वल्स टू c। कंडीशन y कांस्टेंट होना चाहिए, पहले पे क्या कंडीशन है इंटीग्रल पे कि y कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरे पे क्या है, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, x की वो टर्म्स उठानी है जिसमें x ना हो, n की वो टर्म्स उठानी है जिसमें x ना हो। mn कौन से उठाने हैं, नए वाले, मेडिसिन के बाद वाले mn, पुराने वाले मत उठा लेना सोल्यूशन के लिए। सोल्यूशन के लिए वही वाले mn उठाते हैं जो एग्जैक्ट बना रहे होते हैं। सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, इसी के mn उठेंगे। सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है ना, इसी के mn उठेंगे। दैट विल बी -x² y³ प्लस n की टर्म जिसमें x ना हो, 1/y dy इज इक्वल्स टू c। इसमें तो x है, ये नहीं उठाना, ये वाली उठाइए, बस सिंपल सी। अब यहाँ पे y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना।
-1 बाय क्यूब बाहर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3, यहाँ पे प्लस 1 बाय वाई का log y, 1 बाय वाई का log y इज इक्वल्स टू सी। ये हमारा आंसर है। आप यहाँ छोड़ सकते हो, अगर थोड़ा सा और सुंदर बनाना है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ माइनस एक्स क्यूब अपॉन, सॉरी हाँ एक्स क्यूब ही है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब प्लस log y is equals to c, log y is equals to c, this is the final answer। बताओ कोई दिक्कत? सारे स्टेप्स सेम थे कल वाले, इसलिए हमें आज फटाफट चीजें समझ आ रही थी। बस एक स्टेप में डिफरेंस था कि यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो 1/mx प्लस ny है। पहले ये कंप्लीट कर लो, फिर आपके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, पहले फटाफट से कर लो ये। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब एक सेकेंड मैं आपसे वो चीज डिस्कस करूं, पहले ये एक बात सुन लो, इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करती हूँ पर पहले एक ये चीज सुनो। ये है क्वेश्चन नंबर 2 जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे अभी के अभी। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कमेंट सेक्शन में ध्यान से क्वेश्चन करना। बाहर माइनस है, पहले ये माइनस एडजस्ट करके बाहर प्लस बना लेना, ये गलती मत करना। मैं एक एक लाइन आपके लिए बार बार लिखती हूँ, कंपेयरिंग, प्लस बनाओ, mn निकालो, इसको अंदर ले जाना, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं बनेगी। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप मुझे कमेंट करोगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 आप करोगे, बिल्कुल आप करोगे, ठीक है। अगला स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 मैं आपको दे रही हूं, आप आंसर मैच कर पाओ। दिस इज द स्टेप नंबर 4, ये स्टेप नंबर 4 है और यहाँ पे ये रहा स्टेप नंबर 5, ठीक है। ये मैं आपको दे रही हूं ताकि आप आंसर्स मैच कर पाओ। पर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप की इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना है ये सब आप करोगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगी ताकि मुझे पता लगे आप कितने अच्छे से सीरियसली ये चैप्टर कर रहे हो, कि जितने एफर्ट्स हम साथ में लगाएंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। दोनों को एफर्ट्स लगाने हैं, मुझे भी और आपको भी, ठीक है। और सच में कह रही हूँ, अगर आपको एक बार समझ आ गया ना, एफर्ट्स वाला काम नहीं लगता, मजा आने लगता है क्वेश्चंस करने में, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करोगे ना, ये वाला कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगी। क्लास छोड़ के नहीं जाना जब तक कमेंट सेक्शन में इसका आंसर नहीं आएगा। आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, अरे मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुके हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, ये सारा हो गया। मान लो आप पेपर में बैठे हो, ठीक है। पेपर में ना कैसे भी माइंड काम करता है, आपको नहीं पता उस टाइम, कभी कभी हम थोड़े स्ट्रेस्ड होते हैं, कोई चीजें हमें दिख रही होती है, कोई नहीं। मान लो पेपर में जाके ना मुझे ना होमोजीनियस वाला आइडिया ही नहीं आया, मुझे पेपर में जाके होमोजीनियस वाला आइडिया आया ही नहीं। मेरे माइंड में कौन सा फॉर्मूला चल रहा है, कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x, ये वाला फॉर्मूला मेरे माइंड में चल रहा है। होमोजीनियस वाला मुझे पेपर में जाके याद नहीं आ रहा। अच्छा फिर अब मैंने क्या किया, मैंने देखा इसमें कम टर्म्स है ना, ये m होता है, सॉरी ये m है, ये n है, इसमें कम टर्म्स है ना। तो मैं इस पे ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहूंगी, कर्ल n बाय दैट इज कर्ल x माइनस कर्ल m बाय कर्ल y अपॉन m, मैं ये वाला फॉर्मूला इस पे लगाना चाहूंगी। होमोजीनियस ना माइंड में आ नहीं रहा, वैसे आना चाहिए, ये होमोजीनियस के अकॉर्डिंग बहुत इजीली हो गया, सामने सामने होमोजीनियस दिख रहा था। पर फिर भी मान लो दूसरा कोई स्टूडेंट है जिसे ना आइडिया ही नहीं आ रहा होमोजीनियस का, पर उसको ना मेरी ये वाली बात याद है कि कम टर्म्स है, नीचे लिख दो, वो अप्लाई करेगा इस पे। कर्ल n बाय कर्ल x क्या आएगा, दैट इज यहाँ पे करेंगे मैं माइनस 3x², हमने सारा कैलकुलेट कर लिया था ना, माइनस 3x², कर्ल m बाय कर्ल y विल बी x² अपॉन m इज x² y। मैंने सारी वैल्यूज डाल दी, यहाँ सारी वैल्यूज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी, मैंने रब कर दी ना। ये सारा आपने जब एग्जैक्ट चेक किया होगा कि नहीं है, ये ऑलरेडी वैल्यूज निकल चुकी होंगी। जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने गए ना, आपने सोचा ये वाली मेडिसिन दे देता हूँ, क्योंकि आपको दिखा बड़े प्यारे प्यारे पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे थे, 3x² सेम से x² प्लस माइनस भी इजीली हो जाएंगे। आपने सोचा यही उठा लेता हूँ, इसी से काम कर लूंगा, यही वैल्यू उठा लेता हूं, तो आपने ना यही वैल्यू उठा ली। फिर क्या हुआ ध्यान से देखना, ये माइनस 4x², ये बना x², ये बना y,
है ना, -4x² x² y, ये x² कैंसिल हो गया, -4/y आ गया, ये फंक्शन ऑफ y ओनली आ गया। इसमें यही होता है, फंक्शन ऑफ y ओनली आना चाहिए, फंक्शन ऑफ y ओनली आ गया, आप खुश हो गए। आप क्या हो गए, खुश हो गए। आपने कहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो बहुत इजीली निकल जाएगा, e⁻⁴ यही वाला फंक्शन, e⁻⁴ यही वाला फंक्शन, ये क्या बनेगा, -4 बाहर, इसका बनेगा log y। ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है। -4 बाहर, log y, ये क्या बनेगा, log y की पावर -4, मतलब ये 1/y की पावर 4 बनेगा। ये -4 जो आगे होता है वो पावर में चला जाता है, log के जो आगे होता है वो पावर में चला जाता है। कल बहुत अच्छे से चीजें डिस्कस की है। ये e और log कैंसिल हो गया, ये बन गया 1/y की पावर 4। अब जो बच्चा, बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चा इस रूल से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहा होगा उसने कोई गलती नहीं की है, बिल्कुल रूल्स पे चला है। ये माइनस किया, उसके पास y का फंक्शन आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, 1/y की पावर 4। लेकिन जो बच्चा होमोजीनियस से कर रहा होगा उसका -1/y की पावर 4। एक बच्चे ने रूल 1 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, एक बच्चे ने रूल 2 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, अलग अलग आ रहे हैं, 1/y की पावर 4 -1/y की पावर 4। कौन सा बच्चा सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। जो बच्चा इस मेथड से करके आएगा वो भी करेक्ट है, जो बच्चा इस मेथड से करके आएगा वो भी करेक्ट है, दोनों को सेम मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि चाहे आप इस वाले इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्यूशन निकालो, चाहे इस वाले इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्यूशन निकालो, फाइनल सॉल्यूशन सेम हो रहा होगा। बस प्लस माइनस का आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, वो भी ऐसा नहीं कि डिफरेंस है। कई बार क्या होता है, इसका माइनस बाहर है, ध्यान से समझना, इसका माइनस यहाँ पे आपको बाहर दिख रहा है, दूसरे का आंसर ये आ रहा होगा आपका। मैंने निकाल के देखा है तभी चीजें डिस्कस करवा रही हूँ। दूसरे का आंसर ये आ रहा होगा, ये दोनों आंसर सेम है, ये दोनों आंसर सेम है, बस ये है कि इसका माइनस बाहर कॉमन ले लिया। ये दोनों आंसर सेम है, ये भी और ये भी, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। ये हो सकता है क्योंकि अगर इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लो तो ये प्लस ये माइनस बन जाएगा, वही प्लस माइनस हुआ हुआ है। माइनस बाहर बस कॉमन लिया हुआ है, वो कॉमन वाला माइनस सी को दिया हुआ है, सी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, 3CO 4CO -CO, उसने कांस्टेंट ही रहना है, उसने कांस्टेंट ही रहना, उसको माइनस से फर्क नहीं पड़ता। तो जो बच्चा होमोजीनियस वाले इंटीग्रेशन फैक्टर से करेगा उसका फाइनल सोल्यूशन ये आ रहा होगा, जिसने रूल नंबर 1 वाले से करेगा उसका फाइनल सोल्यूशन ये आ रहा होगा। पर ये दोनों सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस हो तो चल जाता है। तो कहने का मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सही करने के लिए एक से ज्यादा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज हो सकते हैं, एक से ज्यादा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज हो सकते हैं। एक बच्चा इससे भी करके आ सकता है, एक बच्चा इससे भी करके आ सकता है, फाइनल सोल्यूशन दोनों के सेम आते हैं, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, माइनस प्लस का फर्क चल सकता है, बट ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे log y आ रहा है और यहाँ पे log y नहीं आएगा, नहीं, यहाँ पे भी log y आएगा, बस प्लस माइनस का डिफरेंस आता है। और ये ओके है, प्लस माइनस का डिफरेंस कांस्टेंट अंदर से एडजस्ट कर लेता है चीजें, जैसे इसने माइनस को मैं निकालो, इधर एडजस्ट कर लिया, तो हम ये चीज कहते हैं ओके है, कोई बात नहीं, माइनस एडजस्ट करके तो ये आंसर बन जाएगा ना, इससे ये वाला ओके है। तो ये वाला आंसर आए चाहे ये वाला, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन, मैम जब एक रूल से क्वेश्चन हो सकता है तो आप सेकेंड रूल क्यों सिखा रहे हो होमोजीनियस का? एक रूल से क्वेश्चन हो सकता है तो आप सेकंड रूल क्यों सिखा रहे हो? अरे राजे, यहाँ पे आसान मिल गया -4/y की पावर y, लेकिन हर बार आसान नहीं मिलता, क्या पता ये कॉम्प्लिकेट होता तो मैं होमोजीनियस वाला ही आसान दे रहा होता। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जरूरी नहीं है एक रूल से आसानी से मिल गया तो दूसरे से भी मिल जाएगा। यहाँ बाय चांस है कि फर्स्ट रूल से भी बहुत आसानी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, सेकेंड रूल होमोजीनियस वाले से भी बहुत आसानी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, यहाँ हो रहा है। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, हो सकता है यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं ढूंढ पाते, कुछ यहाँ पे प्लस माइनस कुछ हो रहा होता, ये फंक्शन ऑफ y ओनली ना बन के आ रहा होता। अगर ये फंक्शन ऑफ y ओनली ना बन रहा होता फिर कैसे निकालते इंटीग्रेटिंग फैक्टर? नहीं हो सकता पॉसिबल। तो जरूरी नहीं है कि हमें एक रूल सीख लें और उसी से सबके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलते जाए, हो सकता है निकल जाए, लेकिन कई बार हम अड़ भी सकते हैं। यहाँ तो ना डेरिवेटिव बहुत प्यारे प्यारे थे, -3x² x² सेम पावर वाले, मुझे लगा माइनस करके इजी हो जाएगा। तो जब मैं आपके लिए क्वेश्चन रेडी कर रही थी देन आई डिसाइडेड मैं ये चीजें भी आपके साथ डिस्कस करूंगी।
कि एक क्वेश्चन के अलग अलग इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं पर फाइनल सोल्यूशन सेम रहता है, प्लस माइनस का डिफरेंस थोड़ा सा चलता है, वो भी लॉजिकल, ऐसे नहीं बिल्कुल कि यहाँ पे तो माइनस कॉमन लेके एडजस्ट हो जाता है, इतना चल सकता है, टर्म्स तो सेम है ना, चलता है इतना। ठीक है, इसी के साथ आज क्लास होती है खत्म। हमने किया रूल नंबर 2, आपने जाना नहीं, पहले इसका आंसर मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कमेंट सेक्शन में देखना है, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा जब आप वो आंसर कमेंट्स में लिखोगे। और हमें 4 रूल्स करने हैं, अभी तो 2 ही रूल्स हुए, कौन सा रूल करना है अभी, 4 रूल्स करने हैं, हमने तो 2 ही हुए। आज कौन सा किया है हमने, 1/mx + ny, कब, जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो और ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। कब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं, जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो और नीचे वाला 0 टर्म नहीं होना चाहिए, इसका आंसर 0 नहीं होना चाहिए, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम ये उठा सकते हैं। 3rd रूल, 4th रूल वो कब करेंगे, अरे रुको नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें इसका नेक्स्ट रूल है, जाके फटाफट से चैप्टर कंप्लीट कर लो, 2 ही रूल्स बचे हैं, उसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस क्लास। If you like this class, do like, share, comment and subscribe to my channel which is Dream Maths. Thank you so much for watching.